नमस्कार दोस्तों। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2026 में और 2027 में प्रीलिम्स एग्जाम देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका हो सकता है अभी रिसेंट जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था फरवरी में, रिसेंट मतलब फरवरी में जो एग्जाम हुआ था वो क्लियर नहीं हुआ होगा, तो बड़ी मुश्किल में होगा दिमाग कि सर क्या करें, मतलब प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करें या मेंस के लिए प्रिपेयर करें। लेकिन अभी जो आइडियल टाइम है वो ये कहता है कि भाई अगर एज पर द अजम्पशंस है ना, एज पर द नरेशन इन द मार्केट, अगर प्रीलिम्स एग्जाम फरवरी या मार्च में होता है और नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है और फेब या मार्च में एग्जाम होता है, तो फिर अभी तो सही समय प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करने का। ठीक, तो मैं जिन बातों पर डिस्कशन करूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर एक, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है कि एमपीपीएससी प्री 2000 एमपीपीएससी प्री 2026, ठीक, या आप कह सकते हो कि 2027 भी। मैं आप लोगों के पास ऑलरेडी वैसे सिलेबस है, मैं भी आपको उन बातों पर चर्चा करूंगा जो सिलेबस में जिन बातों का उल्लेख है, और बताऊंगा कि जो पूरी की पूरी प्रीलिम्स में जो 10 यूनिट हैं उन 10 यूनिट को कैसे किस तरीके से कवर करना है। ऑल 10 यूनिट्स ऑफ एमपीपीएससी प्री, ठीक, एमपीपीएससी प्री के जो सभी 10 यूनिट हैं उन 10 की 10 यूनिट को हम किस तरीके से तैयार करें, किस तरीके से प्रिपेयर करें, इस पर मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों से। तो एक बार कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर दिए, मेरी आवाज आप सब लोगों को आई होप क्लियर होगी। ठीक है, तो पूरे सिलेबस को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है और इन 10 यूनिट से आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, खास बात अभी यह है फिलहाल में कि एमपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, एमपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग का स्कोप नहीं है। ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात को आप, एमपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग का स्कोप नहीं है। और अगर नेगेटिव मार्किंग, सुनना जरा ध्यान से, और अगर मान लो इफ इन केस नेगेटिव मार्किंग आती भी है कभी भविष्य में, तो उसमें जो सिंसियर एस्पिरेंट है उनको बहुत फायदा होगा उस बात का। ठीक, तो एमपीपीएससी प्री में जो 10 यूनिट है, इन 10 यूनिट को कैसे अप्रोच करना है, 10 यूनिट में क्या क्या सिलेबस है, किस किस सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमें पढ़ना है। जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले पहली बात, इधर आप देखोगे थोड़ा छोटे अक्षरों में आपके पास सिलेबस होगा, उसको जरूर देखिएगा। इंटायर सिलेबस की हम बात करते हैं। सबसे पहले भारत का इतिहास, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है और प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में सबसे पहले बात है भारत के इतिहास की। तो ये जो यूनिट 1 है, दिस यूनिट 1 इज हिस्ट्री। यूनिट 1 में आता है आपका हिस्ट्री। ठीक है, इस हिस्ट्री में ध्यान रखिएगा कौन कौन सा पार्ट शामिल है। सबसे पहले तो संकल्पनाएं, विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, सट दर्शन, स्मृतियां, ऋतुसभा, समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, पंच महायज्ञ, यज्ञ, ये सब तो चीजें मैं ऑलरेडी आपको मेंस में सोशियोलॉजी में भी पढ़ाता हूं, और यहां पर भी उसका उल्लेख किया गया है। तो है ये बेसिकली कौन सा इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक, प्राचीन भारत के इतिहास के बाद 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धर्म सुधार आंदोलन, यानी बात हो रही किसकी, आधुनिक भारत के इतिहास की। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, यानी 1947 से लेकर 1965 तक की बात है यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, एंशिएंट हिस्ट्री, पूरी पूरी जो टॉपिक यहां लिखे हैं वो पढ़ना है आपको। ठीक है, भारत की सांस्कृतिक विरासत, यानी इसमें आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है, ये आर्ट एंड कल्चर वाला सेगमेंट, वो। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पूरा स्वतंत्रता संघर्ष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बात हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री की। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। उसके बाद अगला सेगमेंट है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, मध्य प्रदेश का इतिहास, एमपी हिस्ट्री, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। ठीक है, एमपी हिस्ट्री एंड उसके बाद संस्कृति एवं साहित्य, यानी एमपी का जो कल्चर है,
एमपी का कल्चर और एमपी में जो लिटरेचर है। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला संस्कृति, मध्य प्रदेश के त्योहार, लोकगीत, एमपी के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटक स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व यानी एमपी का हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर। उसके बाद बात आती है भारत का भूगोल, यूनिट 3 इंडियन ज्योग्राफी, जो मैंने आपको पूरी पढ़ाई है, 2 बार पढ़ा दी इनफैक्ट। इंडियन ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाई है जो पूरी कंप्लीट है ना। वो भारत, पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियां और झीलें, जलवायु घटनाएं, एलिनो, लानीना, साउदर्न ऑसिलेशन, एनसो, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड उसका रिजल्ट, क्लाइमेट चेंज और उसका परिणाम। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो वही संसाधन है, ये सारा पढ़ा हुआ। तो ये कंप्लीट यूनिट 1 में हिस्ट्री है, यूनिट 2 में एमपी का हिस्ट्री और यूनिट 3 में इंडियन ज्योग्राफी है। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 आता है एमपी का ज्योग्राफी। यूनिट 4 इज एमपी यूनिट 4 इज एमपी का ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक है। वन उपज, नदियां, पहाड़ियां, पठार, ठीक है, ये पूरा एमपी का ज्योग्राफी इसमें पूरा शामिल है यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 5 में भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, यानी यूनिट नंबर 5 है इंडियन पॉलिटी, एंटायर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसमें भी लेकिन आप देखोगे ना, तो यहां से आप देखोगे तो मध्य प्रदेश का संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल, विधानसभा, त्रिस्तरीय पंचायत, नगरीय प्रशासन व्यवस्था और सुशासन, यानी इसमें यहां पर है एमपी की पॉलिटी। ठीक है। 6ठे नंबर पर भारत एवं एमपी की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। 6 नंबर पर है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी में ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो आप, ये है एमपी इकोनॉमी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। ये कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, यानी यूनिट नंबर 1 से लेके 6 तक, यूनिट नंबर 1 से लेके 6 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 जो पिलर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 1 से लेके 6 यूनिट तक तो यहां आ गए 4 पिलर सब्जेक्ट्स। इसके अलावा अगर आप इधर देखेंगे 7वें नंबर पर आता है विज्ञान, पर्यावरण, 7वें नंबर पर है विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, साइंस, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। अब यूजुअली तुम इसके बारे में पढ़ते हो, साइंस, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, साइंस, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। ठीक। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट्स हैं और उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। ठीक है। मानव शरीर संरचना, पोषण, आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण, नंबर 1। उसके बाद है आनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। आनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, ये पूरा स्वास्थ्य वाला टॉपिक है। स्वास्थ्य नीति, मतलब ये जो कंप्लीट टॉपिक है, इन्वायरमेंट भी है, साइंस भी है। इन्वायरमेंट में तुम देखोगे तो इन्वायरमेंट में लिखा है सतत विकास की अवधारणा एवं एसडीजी। ठीक है।
पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद है प्रदूषण एवं प्राकृतिक आपदाएं, यानी प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन। साथ ही साथ दोस्तों ये जो लास्ट वाला टॉपिक लिखा है प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन, ये टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट। कितने स्टूडेंट्स को बात क्लियर है? बोलिए। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मध्य प्रदेश के समसामयिक घटना। यूनिट 8 इंटायर करंट अफेयर। सुबह गौरव सर 8 बजे करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, उनकी एक भी क्लासेस मिस मत कीजिए आप। जितना भी करंट अफेयर वाला सेगमेंट है, उस करंट अफेयर वाले सेगमेंट को आप गौरव सर की क्लास से सुबह जो पढ़ाते हैं 8 बजे उससे देख सकते हो। साथ ही साथ आप कोई भी एक मंथली मैगजीन भी फॉलो कर ले, तो सर की डेली क्लासेस, उनके पीडीएफ नोट्स और एक आप मंथली मैगजीन, 2 सोर्स मोर देन सफिशिएंट है यूनिट नंबर 8 के लिए। यूनिट नंबर 9 की बात करते हैं तो दिस इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईसीटी, इनफैक्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल नॉलेज, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग आदि आदि आदि। ये किसमें है? यूनिट नंबर 9 में। तो यूनिट 7, 8, 9, 8 तो छोड़ दो, 8 तो इज इंटायर करंट अफेयर। ठीक है। यूनिट नंबर 7 में साइंस, एनवायरमेंट और हेल्थ वाला सेगमेंट है। ठीक है। यूनिट नंबर 9 में इंफॉर्मेशन है, आईटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पोर्शन है। और यूनिट नंबर 10 जो सबसे लास्ट वाली जो यूनिट है, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। ठीक है। जैसे आप यूनिट नंबर 10 देखोगे तो यूनिट नंबर 10 में है एमपी की ट्राइब्स, एमपी का हेरिटेज, एमपी का फोक कल्चर और एमपी का लोक साहित्य। डन है बात? कितने लोगों को क्लियर है? ठीक है। तो ये जो सिलेबस है, ये आप एमपी का जो सोर्स है आपका, जहां से आप पढ़ते हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी है या मार्केट में बहुत सारी अलग अलग जो बुक्स हैं, उन बुक्स से इसको आप फॉलो करके अपना काम कर सकते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के सोर्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर क्लासेस ली हैं। आपके पास भी सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं हिस्ट्री के लिए। कोई भी आप सोर्स पढ़ो, मल्टीपल सोर्स से पढ़ने के बजाय आप इस बात का हमेशा ध्यान रखो। देखो, एग्जाम में एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक बुक या 2 बुक, सुनो इस बात को बहुत ध्यान से, एग्जाम में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम किसी एक टॉपिक को मल्टीपल सोर्स से पढ़ें। उससे बेहतर ये है कि हमारे पास कुछ लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स होना चाहिए, हमारे जो जिन नोट्स को हम जो रेफर करते हैं, और उन्हीं नोट्स का हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। ऐसा नहीं है कि एक ज्योग्राफी के टॉपिक को तुमने 5 अलग अलग किताबों से पढ़ लिया, इसमें कोई महानता नहीं है। ठीक है, राइट? क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं है। बेहतर यह है कि आपकी उस टॉपिक पर कमांड हो, इसके लिए आपने जो भी एक ऑथेंटिक सोर्स फॉलो किया है, चाहे वो एनसीईआरटी है या कोई भी आपने किताब फॉलो करी है, ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, या किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स भी फॉलो किए हैं मान लो आपने, उसी नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। एक टॉपिक को 5 अलग अलग किताबों से पढ़ने के से ज्यादा बेहतर है कि उस एक टॉपिक को, उस एक नोट्स का 5 बार रिवीजन करो। उससे आपकी टॉपिक पर इन-डेप्थ कमांड डेवलप हो जाएगी। प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल पर तुम उससे काम कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मार्केट में बहुत सारा भटकाव है, यहाँ नोट्स वहाँ नोट्स। आप जाते हो भंवर कुआं में, ढेर सारे नोट्स सजे हुए होते हैं दुकानों में। नहीं, सजे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको नोट्स बेचना है, अलग अलग इंस्टीट्यूट के नोट्स आ रहे हैं, लेकिन आप किसी एक ऑथेंटिक नोट्स को फॉलो करो। आप 1-2 नोट्स पढ़ोगे तो उससे आइडिया लग जाएगा कौन सा नोट्स बढ़िया है, और उसका ही फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। और अंततः आप किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ लो या कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ लो, खुद के जो बनाए हुए नोट्स होंगे, तुम्हारे जो सेल्फ हैंड रिटन नोट्स होंगे, जो तुम्हारा सिनॉप्सिस होगा, वही एग्जाम में काम आएगा, चाहे प्रीलिम्स की बात हो या फिर मेंस की बात हो। राइट? ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों इस सेशन को मैं करता हूं समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।